स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष हुए पूरे। लाभुकों के खाते में अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए ऋण। राज्य में भी हजारों लोगों को मिला योजना का लाभ। और नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय चैत्री छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू। कल खरना और 7 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को किया जाएगा अर्घ्य अर्पित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए और सांसदों को जलाशयों का निर्माण सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। ध्वज है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके साथ शोभा यात्राएं निकलेंगी और शोभा यात्रा के बाद 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को उद्बोधन प्राप्त होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल सहित अधिकांश विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने दिल्ली में आयोजित संगठन सशक्तिकरण कार्यशाला में शामिल हुए। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में संगठन के विस्तार को लेकर विचार मंथन हुआ। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक सहित कई केंद्रीय नेताओं ने अपने विचार रखे। भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि की आलोचना की। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी। अब तक योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सुविधा हो जाए तो वो एक नई भव्य स्वप्नों को साकार करने वाली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी एक विचार में से ये स्टैंड अप इंडिया की कल्पना आई। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिकल्पना की थी वो आज साकार हो रहा है। इसकी मिसाल है नोएडा के अंकित, जो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। अंकित के सपनों को स्टैंड अप इंडिया ने उड़ान दी। इस योजना के तहत 70 लाख का लोन लेकर इन्होंने प्रिंटर कार्टेज की रिसाइकलिंग का काम शुरू किया। जो चीजें हम पहले नहीं कर पाते थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है फंडिंग की, बेसिकली हमें गवर्नमेंट से और बैंक की हेल्प से फंडिंग अरेंज हो गई है सारी। तो उससे ग्रो करने के लिए अब हमें फायदा ये हो रहा है कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह में चाहिए होते थे अपने काम के लिए या ग्रो करने के लिए, लार्ज स्केल पे काम करने के लिए, वो इक्विपमेंट्स अब लोग हम सब परचेज कर सकते हैं। अंकित अकेले नहीं है जिनके सपने पूरे हुए। स्टैंड अप इंडिया ने विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संभावित कारोबारियों में आशाएं
आकांक्षाएं और उम्मीदें जगाई हैं। पहले इन्हें अपने सपने को साकार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज स्टैंड अप इंडिया योजना उनके सपनों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना की बदौलत रांची के बुढ़मू प्रखंड का कोरी गांव इन दिनों विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। इस योजना का लाभ लेकर गांव में महिलाओं का समूह लेमन ग्रास की खेती के जरिए आर्थिक उन्नति की राह पर है। रांची का कोरी गांव पहुंचते ही एक भीनी भीनी खुशबू अपने आगोश में ले लेती है। यह खुशबू है गांव की महिलाओं के उस पसीने की जिससे सींचकर इन्होंने गांव की 15 एकड़ बंजर जमीन को लेमन ग्रास के पौधों से हरा भरा कर दिया है। हम लोग आज लेमन ग्रास की खेती अच्छी तरह से कर रहे हैं और जिससे हम लोग को अच्छी तरह से मुनाफा भी हो रहा है। लेमन ग्रास लगाया उस दिन से हम लोग को वो कुछ फायदा मिल रहा है। कल तक गांव की बंजर पड़ी इस जमीन पर अब दूर दूर तक लेमन ग्रास के हरे हरे पौधे लहलहा रहे हैं। जो महिलाएं पहले महुआ बीनकर और शराब बेचकर गुजारा करती थी, वो आज सम्मान की जिंदगी बसर कर रही हैं। हम लोग महुआ सब चुनते थे, लकड़ी उपड़ी बेचते थे। तब कोई एक भैया आया और बोला कि चलो हम लोग मिल के लगाते हैं लेमन ग्रास का खेती। यहाँ हम लोग को डांड पड़ल था बंजर, तो बोले कि चलो मिल के 10-15 महिला हम लोग मिल के बात किए। उसके बाद ट्रेनिंग किए, तब ट्रेनिंग करके हम लोग को यहाँ लेमन ग्रास का खेती लगाए। हम लोग अच्छा से लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं सभी दीदी मिलकर। इस काम में इनकी मदद की सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था सन्मार्गम फाउंडेशन ने। संस्था ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत इन्हें लगभग 17 लाख रुपए का ऋण दिलाया, जिससे न सिर्फ इनकी शुरुआती पूंजी की जरूरत पूरी हुई, बल्कि इन्होंने लेमन ग्रास का तेल निकालने का अपना प्लांट भी खड़ा कर लिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत आप लोन लेकर के आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं। तो हम इन लोग को बताए तो दीदी लोग बोली कि हम लोग करेंगे, तो हम लोग कहे चलो करो। फिर करवाए तो इन लोग को 17 लाख रुपए समथिंग हम लोग इन लोग को लोन दिलवाए। लोन दिलवाने के बाद में आज देखे कि हर सारे फसल हरा भरा है और हमारी दीदी लोग का भी मुंह पे देख सकते हैं कि खुशी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य पूरा होने तक विश्राम मत करो। इसी भावना से केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष पूर्व शुरू किया गया स्टैंड अप इंडिया यानी उत्कृष्ट भारत योजना ने वाकई देश के सोए असंख्य लोगों को जगाने का अनूठा और सफल प्रयोग किया है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात कोरोना की। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 795 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 1208 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 12,054 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र खूंटी जिले में एक नया संक्रमित की पहचान की गई, जबकि शेष 23 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 24 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,87,33,33,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची की एक अदालत ने रिश्वत लेने के 12 वर्ष पुराने मामले में 3 सरकारी कर्मियों को दोषी करार देते हुए सभी को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और चपरासी पर लगे रिश्वत लेने के आरोप को सही पाया और आज तीनों को सजा सुनाई। आज माननीय न्यायालय के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, उनके पेशकार तथा जन निर्वाह को सजा दी गई है। बंदोबस्त पदाधिकारी बालेश्वर बराई को 4 साल दोनों धाराओं में तथा पेशकार को 2 साल तथा जन निर्वाह को 1.5 साल। अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में बालेश्वर बराई को 60,000 और अतिरिक्त नहीं देने पर अतिरिक्त सजा 9 महीना।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा गांव से प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सागेन अंगरिया दस्ता के सक्रिय सदस्य डांगुर सुंडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुंडी को ग्राम रेंगड़ा से गिरफ्तार किया गया। डांगुर सुंडी कुख्यात सक्रिय माओवादी सदस्य है या पिछले 1 साल से माओवादियों के साथ भ्रमणशील रहता था। इसका मुख्य काम है सागेन अंगरिया के दस्ता को पुलिस की सूचना देना, उसकी जरूरी सामानों को लाना ले जाना एवं गांव में मीटिंग जो आयोजित करता था इसमें ग्रामीणों को सम्मिलित करना। खूंटी जिले के मोरहू थाना क्षेत्र के महिल गांव में 2 युवक बम विस्फोट की घटना में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक घर की छत में पार्सल रखा हुआ था। पार्सल में गंगाराम मुंडा और उसके गांव का पूरा पता लिखा हुआ था। गंगाराम की भाभी ने उस पार्सल को हिला डुला कर देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उस पार्सल डब्बे को पुनः उसी छत पर वापस रख दिया गया। इस बीच गांव के कुछ युवक उत्साहपूर्वक उस डब्बे को देखने आए और थोड़ी दूर में पार्सल खोलने का प्रयास किया। इसी क्रम में बम ब्लास्ट हो गया। करने लगा तो उस क्रम में ब्लास्ट हो गया। पूरा गांव वाला इकट्ठा हुआ और देखने लगा और साइड हो गया, थोड़ा दूर जा गया, फिर ब्लास्ट हो गया सर। विटामिन डी के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। है स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जाने माने विशेषज्ञ शामिल हुए। स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता के विषय में विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइन हेल्थ फॉर एल्डरली एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन ने ये सेमिनार ऑन विटामिन डी एंड ह्यूमन हेल्थ पे इसलिए ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज विटामिन डी का रोल बोन हेल्थ में तो सबको मालूम है, बट उसका जो रोल नॉन स्केलेटल टिश्यूज में है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। कई बीमारियां ऐसी हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हाई डोज ऑफ विटामिन डी का अपना अलग रोल है जो कि पहले कभी नहीं दिखाया गया है। ये स्टडीज़ हमारी हैं एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और पूना से कि जब हाई डोज ऑफ विटामिन डी दी जाती है तो कंडीशंस लाइक सोरियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कंजेंटल इक्थियोसिस में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होता है। विटामिन डी की भूमिका हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी का हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए भी विशेष योगदान है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी विटामिन डी की भूमिका अहम है। प्रेगनेंसी और जब हम दूध पिलाते हैं लेडीज़, तब विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं लेंगे बराबर, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। फिर अभी नया रिसर्च आया है कि बच्चे जल्दी बॉर्न हो सकते हैं, प्री टर्म बर्थ जो हम बोलते हैं, और तो बच्चे पे इफ़ेक्ट ऐसे हो सकता है कि बच्चे का वज़न थोड़ा कम हो सकता है, बच्चे के बोन स्ट्रक्चर्स कम हो सकते हैं। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने और इनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। अगर आपका डाइट में कैल्शियम कमी है तब भी कैल्शियम की कमी होगी। अगर आपका विटामिन डी नहीं है, सनशाइन नहीं ले रहे आप या सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे, जो लोग सनशाइन नहीं ले पाते उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अराउंड 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट डेली रिक्वायरमेंट लें तो काम चल जाएगा। उसको आप एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग करके भी। धूप में कुछ समय के लिए अवश्य बैठें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बने और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। लोक आस्था का 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया। छठ व्रतियों ने आज अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर प्रसाद ग्रहण किया।
खरना का अनुष्ठान कल किया जाएगा, जबकि 7 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य, जबकि 8 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। रामनवमी को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर श्री महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कि हम प्रशासनिक अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाकर आपकी बातों को रखेंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार का रामनवमी महोत्सव ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है रामनवमी को लेकर। और आयोजन है अश्वचालन प्रतियोगिता, मंगलवारी जुलूस, ये सारा आयोजन रात को होता है। रात को क्यों होता है? इसलिए होता है कि दिन में अव्यवस्था खड़ा हो जाएगा, व्यापार, शिक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं रात में जो हमारी परंपरा थी, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण पलामू और गिरिडीह जिले में आज लू की संभावना बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा प्रशासन ने छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। संस्थान ने छात्रों से स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर किसी भी आंदोलन को अनुशासनहीन व्यवहार माना जाएगा। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र से लातेहार के युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मॉल के वॉशरूम में एक युवक का शव होने की सूचना पर लालपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस एफएसएल टीम को बुलाने की तैयारी कर ही रही थी कि युवक उठ खड़ा हुआ। पूछताछ में युवक ने बताया कि वॉशरूम में जाने के बाद उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। नशा कारोबारियों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक और सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से 374 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहिबगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने समदा गंगा घाट से मनिहारी गंगा घाट तक नाव के माध्यम से ढुलाई किए जा रहे अवैध गिट्टी पत्थर पर नौका संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर, टोपरा, दियारा क्षेत्रों के गांवों की भी गश्ती की। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी गेट के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर नामकुम थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नक्सलियों ने 5 अप्रैल को झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान किया है। माओवादियों के बंदी को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत भी जारी की गई है। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी जेसीआई रांची उड़ान की ओर से महिला यातायात जागरूकता अभियान 3 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 24 अप्रैल को किया गया है। यह जानकारी जेसीआई रांची उड़ान के अध्यक्ष निधि सर्राफ ने पत्रकारों को दी है। इससे पूर्व महिला यातायात जागरूकता अभियान को लेकर पोस्टर भी जारी किया गया है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के माहिल गांव में बम धमाके में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में उसी गांव के रंजीत लोहरा और बुधराम मुंडा के नाम शामिल हैं। रंजीत लोहरा की हथेली उड़ गई है, जबकि बुधराम को पेट और छाती में गंभीर चोटें आई है। दोनों को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उप विजेता बनकर रांची लौटी झारखंड टीम का हॉकी झारखंड फेडरेशन ने स्वागत किया है। 12वीं इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर उप विजेता भी बन चुकी है।
डाल्टनगंज मॉडल स्टेशन पर 3 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेने के लिए यात्रियों को पहले बुकिंग काउंटर से एक स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। डाल्टनगंज में लगभग 3500 से 4000 टिकट का बिक्री हो रहा है, जिसके कारण 2 काउंटर चल रही है, कभी 3 काउंटर भीड़ लगने के बाद। तो यात्रियों को कई बार ऐसा देखते हैं कि ट्रेन के समय अचानक आए तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण टिकट लेने में असुविधा उत्पन्न होती है। अब 10 रुपये का आपको प्लेटफार्म, मान लीजिए 10 रुपये का आपको प्लेटफार्म टिकट लेना है और 10 आदमी लाइन में लगा हुआ है, तो आपको अनईजी महसूस होता था। ये स्मार्ट कार्ड रेलवे द्वारा 100 रुपये में जारी किया जा रहा है, जिसमें आपको लेने के बाद 1 साल का वैलिडिटी और 53 रुपये का बैलेंस मिल रहा है। इसमें 3% इसके द्वारा यूज करने से आपको 3% का बचत भी है, प्लस समय का बर्बादी आपका ना होगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित NIT कॉलेज ग्राउंड में आयोजित द्वितीय NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। प्रतियोगिता में देश के शीर्ष तीरंदाजों के बीच जबरदस्त स्पर्धा दिख रही है। झारखंड की धरती केवल रत्न गरबा ही नहीं है, बल्कि खेल जगत में भी यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को गढ़ रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सहयोग से उनके गृह क्षेत्र सरायकेला जिले के आदित्यपुर में जिला आर्चरी एसोसिएशन की मेजबानी में आयोजित है द्वितीय NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता, जहां तपती दोपहरी में भी देश के शीर्षस्थ तीरंदाजों के साथ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पद्मश्री दीपिका कुमारी ने भी अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेडिशनल है वो अभी धीरे धीरे लोग उसको प्रोफेशनल बना रहे हैं, एज ए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिलती है, गेम मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये एक इंडिविजुअल गेम है। आदित्यपुर में चल रहे आर्चरी टूर्नामेंट को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल नजर आया। सीनियर वर्ग में महिला पुरुष तीरंदाजी के लिए एलिमिनेटर और मेडल राउंड का आयोजन हुआ। तीरंदाजी प्रतियोगिता को लेकर यहां आए देश के तीरंदाजों ने भी टूर्नामेंट के प्रति जोश देखने को उनमें मिला। भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा के गृह जिले में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों ने खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि इस टूर्नामेंट के बाद निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने कहा कि अपने तीरंदाजी करियर में उन्होंने टूर्नामेंट का ऐसा भव्य आयोजन पहली बार देखा है। एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने खेलने के बाद भी ये वाला जो टूर्नामेंट खेला है, जो ऑर्गेनाइज किया है, वो बहुत बढ़िया करा है। एक ग्राउंड जो सेटअप कराया गया है और जो फील्ड दी गई है वो इंटरनेशनल लेवल की है, वही सारी चीजें फैसिलिटी दी गई है। भारतीय तीरंदाज टीम की कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्णिमा महतो ने भी प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों से देश को ढेर सारी अपेक्षाएं जुड़ी है। आने वाला समय निस्संदेह झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नया बिहान लेकर आएगा। हमारे बच्चियां तो इतिहास ही बदल रहे हैं। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही सभी को, और बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। इससे कंपटीशन बढ़ गया है, रिजल्ट भी इसलिए अच्छा हो रहा है। झारखंड के तीरंदाजों ने हमेशा अपने हुनर से अपने राज्य का मान बढ़ाया है। उनके शिल्पकार के रूप में उभरे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनके सहयोग और समर्पण से झारखंड के खिलाड़ी अपनी तीरंदाजी के हुनर से विश्व स्तरीय कीर्तिमान रच रहे हैं। लोगों के अनुसार इस तरह की तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन से निस्संदेह आने वाले समय में कई खिलाड़ियों के राष्ट्रीय फलक पर उभरने की उम्मीद जगती दिख रही है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित 12वीं इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की टीम ने उपविजेता का खिताब जीता। रांची लौटने पर हॉकी स्टेडियम में हॉकी झारखंड के द्वारा टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर बाबू जगजीवन राम को नमन किया। राम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हमारा देश हमेशा उनके उल्लेखनीय योगदान को याद रखेगा, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो या आजादी के बाद। उनके प्रशासनिक कौशल और गरीबों के लिए चिंता करने के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में समुद्री जागरूकता वॉकथॉन आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने को मजबूत करने में हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय का जो भी दायित्व है, इस दायित्व को निभाने में हमारे सी फेयर का बहुत महत्वपूर्ण एक उनकी भूमिका है और उसी भूमिका को उन्होंने शुरुआत से ही ऐसे ही निष्ठा से निभाते आए हैं, इसलिए वो सब धन्यवाद के पात्र है। और आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को, जिनका जन्म 1908 में 5 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की और तथाकथित वंचित वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय वंचित वर्ग लीग की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। सन 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जगजीवन राम शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित जगजीवन राम ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। रिहाई के बाद वे पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में रिहा होने के बाद वो अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठापना सुनिश्चित की। जगजीवन राम अगले 30 वर्ष तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का उदय हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकाल भारत में हरित क्रांति और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब भी याद किए जाते हैं। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। आज ही हम महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी को भी याद कर रहे हैं। मणिलाल गांधी का निधन 5 अप्रैल 1956 को हुआ था। मणिलाल का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दौरान राजकोट में 28 अक्टूबर 1892 को हुआ था। 1906 से लेकर 1914 तक वो गांधी जी द्वारा स्थापित फीनिक्स बस्ती और टॉलस्टॉय फार्म में रहे। थोड़े समय के लिए भारत आने के बाद मणिलाल इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए 1917 में फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गए। मणिलाल गांधीवादी आदर्शों के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए हमेशा कठिन प्रयत्न करते रहे। भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, मणिलाल का। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिए निर्देश। कल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया दिल्ली। संगठन सशक्तिकरण कार्यशाला में हुए शामिल। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष हुए पूरे। लाभुकों के खाते में अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए ऋण। राज्य में भी हजारों लोगों को मिला योजना का लाभ। और नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय चैत्री छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू। कल खरना और 7 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को किया जाएगा अर्घ्य अर्पित।